गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। माई सेल्फ किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। तो ईएमआई के हम 5th लेक्चर में आ गए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भंवर धाराएं और ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो करें शुरू। तो भंवर धाराएं वैसे हैं क्या, इसको समझने के लिए अपन दो एग्जाम्पल पहले देख रहे हैं। मान लो ये हमारे पास एक धातु की कोई प्लेट है और ये तल के लंबवत नीचे की तरफ अपन लगा रखा है चुंबकीय क्षेत्र। और अगर मान लीजिएगा जो धातु की प्लेट है ये प्लेट मान लो, इसको प्लेट मान लो अपन, ये प्लेट मान लो आप। तो प्लेट एक तरह से क्या है, ये कंटिन्यूस मीडियम का एक अपने पास कोई सोर्स हो गया है, यानी ये कोई लूप नहीं है, कोई तार का एक कोई कोयल नहीं है, यानी एक सतत माध्यम के रूप में हमारे पास एक वस्तु है। इस वस्तु को हम क्या करते हैं, मान लो ये बी है, बी ध्यान देना, मान लो बी इतने भाग में ही है, सीमित प्रास का बी है, और ये जो धातु की प्लेट है मान लो पहले बी से बाहर है, बी से बाहर है। अब इसको अपन बी में प्रवेश करवाएंगे। तो जैसे बी में प्रवेश करवाएंगे तो देखो, जब ये बाहर था तो इस वस्तु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना शून्य था, और जैसे जैसे वस्तु प्रवेश करेगी अंदर, जैसे ही प्रवेश करेगी, प्रवेश करते ही क्या होगा, इस वस्तु से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, देखो इसका जो एरिया अंदर प्रवेश करेगा, अभी इसका इतना अंदर इसका इतना एरिया अंदर प्रवेश कर गया, फिर इसको और अपन अंदर लेके आएंगे, इसका इतना एरिया प्रवेश कर गया, और अंदर लेके आएंगे, इतना एरिया प्रवेश कर गया। अब मान लो अंदर प्रवेश कर चुका है, उसके बाद तो इसके एरिया में कोई बदलाव नहीं होगा। कब? यदि हम इसको नियत चाल से गति करवाते हैं तो। और बी मान लो यहाँ पर इसकी परास को और बढ़ा दे, मान लो इस तरह से ये समरूप बी हो, और इस समरूप बी में जब तक वस्तु प्रवेश कर रही है तो प्रवेश होने तक तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कैसा बढ़ रहा है, उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स नियत हो गया। जैसे फ्लक्स नियत हो जाता है नो ईएमआई, उसके बाद दोस्तों यहां से बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलने पे फिर इसकी चुंबकीय फ्लक्स में क्या आएगी, कमी आएगी। तो देखो, जब वस्तु अंदर प्रवेश कर रही है, जब ये अंदर प्रवेश करेगी, मान लो वी वेग से इसको अपन अंदर प्रवेश करवा रहे हैं, जब वी वेग से अंदर प्रवेश करेगी तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में यानी प्रवेश होने तक, इस वाले भाग में अपन देखें तो वस्तु के बी में प्रवेश होने पर क्या हो रहा है, तो फ्लक्स फाई भी कौन सा, क्रॉस वाला, फाई क्रॉस वाला बढ़ रहा है। अपन जानते हैं फ्लक्स बढ़ता है तो क्या होता है, क्रॉस का डॉट, तो डॉट वाली करंट, डॉट का मतलब हो गया कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज धारा वाली धारा क्या होगी, प्रेरित होगी। ये तो होगा ना। तो जब वस्तु अंदर प्रवेश करेगी तो प्रवेश करते समय इसमें क्या होगा, इस वस्तु के अंदर इसकी सरफेस और इसके अंदर माध्यम में क्या होता है, इस प्रकार से वर्ताकार धाराएं बनना शुरू हो जाती हैं। ऐसे वर्ताकार धाराएं जिसकी दिशा लेंस के नियम से आती है। और अगर अपन यहां देखें तो भी तल के लंबवत नीचे हो, तो देखो हमने क्या करा है, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार के बंद लूप के रूप में धाराएं उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। और जैसे वस्तु अपन यहां से बाहर निकालेंगे, यही वस्तु जैसे यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, जैसे वस्तु यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, इसी वस्तु के यहां से बाहर निकलना शुरू होने के बाद आप देखेंगे तो यही वस्तु जो है, अब उसमें क्या होगा, दूसरा जो इसका भाग अपन देखेंगे तो वहां क्या हो रहा है कि वस्तु के बी से बाहर निकलने पर, अब बाहर निकलने पर क्या होगा, फ्लक्स फाई कौन सा, क्रॉस वाला क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होने पे क्या होगा, अपन जानते हैं क्रॉस का क्रॉस, डॉट का डॉट, इसका मतलब क्रॉस वाली करंट यानी क्लॉकवाइज करंट अब इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगी। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे वस्तु अब अंदर से यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, इसी वस्तु के अंदर अब क्लॉकवाइज, इस प्रकार से क्लॉकवाइज धाराएं हैं वो प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगी। ये धाराएं अब क्लॉकवाइज थे बस। तो इस प्रकार किसी चालक माध्यम में
यानी इसको अपन ऐसे कहते हैं, किसी चालक माध्यम से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उस चालक माध्यम के अंदर उसके आयतन में बंद वर्त के रूप में धाराएं प्रेरित होती हैं। उन धाराओं को हम क्या कहते हैं? उनको भंवर धाराएं कहते हैं। अब उनकी विशेषताएं क्या, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो इनकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखें तो उनको आप नोट कर सकते हैं। जिसमें पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, देखो आप, पहली प्रॉपर्टी है ये चुंबक क्षेत्र है तल के लंबवत नीचे, है ना, और जो अपने पास धाराएं बनी है उनके तल ये बन गए, देखो, तो इसका तल तो ये है ना और बी नीचे है, तो आप देखें जो भंवर धाराएं बनती हैं उनका जो तल होता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। पहली बात आप उसको नोट कर लें कि भंवर धाराओं का तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। दूसरी बात, ये सतह या वस्तु के आयतन के अंदर बंद वर्त के रूप में होती हैं। वस्तु की सतह या उसके आयतन के भीतर बंद वर्त के रूप में होती हैं। अब जब ये अंदर आयतन के अंदर होती हैं, किस तार के रूप, तार में नहीं है, तो इसको मापन अपन नहीं कर पाएंगे, यानी इनका मापन संभव नहीं है। ये वस्तु के अंदर ही है तो इनका मापन संभव नहीं है। चौथी बात देखो, जो भंवर धाराएं अपन कह रहे हैं IED, इनको अंग्रेजी में एडी करंट कहते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन कितना? R यहाँ पे चालक माध्यम द्वारा प्रदान किया गया प्रतिरोध है। अब देखो ये चालक माध्यम है, इसका तो अनुप्रस्थ काट एरिया ज्यादा होता है, तो आप इसको जब चेक करेंगे तो IED एक तरह से E अपॉन R है, या इसको अपन कहते हैं यहाँ 1 अपॉन R है ना, तो R वैसे होता क्या है? रो L बाई A को अपन ऊपर ले जाएं तो भंवर धाराएं जो है E अपॉन R पे डिपेंड कर रही। E तो क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, वो तो हम पे डिपेंड करता है कि अपन बाहर से भी किस प्रकार से लगा रखा है और कितना तेज अपन इस छड़ को इसके अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। तो यहाँ E तो हम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी। R है वो चालक माध्यम का प्रतिरोध है, तो इसको अपन यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं रो L बाई A। ध्यान देना, यहाँ चालक जो माध्यम ले रखा है उसका अनुप्रस्थ काट एरिया ज्यादा ना, तो एरिया के अधिक होने पर धाराएं भी कैसे अधिक उत्पन्न होती है? धाराएं अधिक उत्पन्न होती है, ऊर्जा हानि भी ज्यादा होती है। और ऊर्जा हानि को अगर अपन लेते हैं यहाँ पर हीट लॉस, प्रति सेकंड जो ऊर्जा हानि है P, इसको मैं हीट लॉस के रूप में ले रहा हूं, वो कितना है? E स्क्वायर बाई R, E स्क्वायर अपॉन R। R बहुत कम होता है, R जितना कम होता है उतनी ही क्या होती है? यहाँ उष्मा की हानि ज्यादा होती है। और उष्मा की हानि ज्यादा होने से क्या होते हैं? ये जो अपने छड़ वगैरह हैं ये क्या होती है? गर्म हो जाती है। तो इनका गर्म होना भंवर धाराओं के कारण ही होता है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखो यहीं पर भंवर धाराएं कम करनी हो, ऊर्जा हानि कम करनी हो, तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कम करने के लिए जो भी अपन पदार्थ लेंगे उसकी रेजिस्टिविटी अधिक होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि भंवर धाराएं के रूप में ऊर्जा हानि कम करनी है या भंवर धारा को कम करना है, तो उस पदार्थ या जो छड़ अपन लेते हैं उस छड़ का रो कितना होना चाहिए, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होनी चाहिए, ज्यादा या कम? धारा कम करनी है, ज्यादा चाहिए। समझ गए ना? तो ये इसमें बात आपको काम में लेनी है, कर लेंगे अभी। तो ये अपने इसमें पॉइंट आपका हो जाएगा अभी। अब देखें उसमें को कुछ और पॉइंट है, मैंने कहा इसका मापन संभव नहीं है, ये अपन ने कर लिया है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर जैसे ऊर्जा की हानि हो रही है यहाँ पर भंवर धारा के रूप में, तो इसको अपन कैसे कम कर सकते हैं? तो देखो यहाँ जो चालक माध्यम है ना, ये चालक माध्यम जितना अभी तो कंटिन्यूअस है, जितना कंटिन्यूअस है, सतत है, उतनी धाराएं अधिक उत्पन्न होंगी। धाराएं जितनी अधिक उत्पन्न होती है उतना ही उष्मा के रूप में ऊर्जा हानि ज्यादा होती है। तो क्या करें? अगर देखो इसी छड़ को अपन ऐसे बना दें, इसको अपन ऐसे काट लें, जैसे है ना ये, और ये इस तरह से है, और इसको अपन ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी परतों के रूप में काट लें ऐसे, और काट करके इनको अपन इस प्रकार जोड़ दें ऐसे, यूं। ये पहली प्लेट होगी, दूसरी हो गई, इस तरह से अपन ने बहुत सारी प्लेटें बना दी ऐसे। इसको बोलते हैं पटलित, यानी ये पटलन हो गए, ये एक तरह से एक परत हो गई नहीं, तो इसको बोलते हैं एक पटलन, पटलन, पटलन। और बहुत सारे पटलन हैं, उनको मिला देते हैं, मिलाने के पश्चात जो ये अपने पास एक संरचना बन गई ना, उसको हम कहते हैं पटलित क्रोड, जिसको ट्रांसफॉर्मर के अंदर उपयोग में लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे, अब देखो ये मान लो ये एक पलटन थी, ये एक पलटन है, इनके बीच अपन मान लो कुछ चालक माध्यम है, उसकी अपन कोई प्लेट परत जमा दें, जिसको अपन कहते हैं वार्निश कर दें उसको,
तो इन दोनों के बीच में अगर कुचालक माध्यम की कोई परत लगा दें तो अब धारा इससे इसमें नहीं आ पाएगी, केवल इसके अंदर ही धारा प्रवाहित होगी, यानी जो पलटन बनेगी ना उसमें, तो यहाँ माध्यम बन नहीं पाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा, इसी के अंदर इस तरह से, मान लो इस तरह से यहाँ धारा बंद लूप, तो धारा यहाँ बंद लूप बना रही थी, अब वो बड़ा वर्त पूरा करते हुए इस तरह से, बड़ा वर्त पूरा करते हुए इस प्रकार से बंद लूप बनाएगी। जब यहाँ आसानी से बंद लूप बन पा रहे थे, तो अब आसानी से बंद लूप नहीं बन पाएंगे, बंद लूप नहीं बन पाएंगे तो इसको अधिक पथ तय करना पड़ेगा। तय पथ अधिक हो जाएगा तो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस के अधिक होने से क्या होता है, इंड्यूस करंट है वो कम हो जाती है। तो ध्यान देना है कि एक तो होती है कंटिन्यूअस माध्यम की क्रोड, एक होती है पटलित क्रोड। पटलित क्रोड के उपयोग में लेने से क्या होता है, रेजिस्टेंस की वृद्धि होने के कारण, रेजिस्टेंस की वृद्धि होने से धाराएं है वो बहुत धाराएं कम हो जाती है, वो बहुत धाराओं के कम होने से ऊर्जा हानि भी कम हो जाती है। बात क्लियर? तो पटलित क्रोड का उपयोग करके हम बहुत धाराओं को कम कर सकते हैं और ऊर्जा हानि को कम कर सकते हैं। अच्छा, एक ही जो एप्लीकेशन से खुद ही आप अपने मॉड्यूल से या एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे कि इसके एप्लीकेशन से भट्टी के अंदर होता है, रुद्धोल धारामापी भी होता है, गतिमापी स्पीडोमीटर होता है, जो अपने बाइक वगैरह में स्पीडोमीटर होता है ना, वो उसमें यही काम आता है। रेलगाड़ी में चुंबकीय ब्रेक है, उसमें ही काम आता है। विद्युत शक्ति मीटर जो होते हैं, पुराने जो अपने घरों में बिजली मीटर थे, वहां एक सर्कल सा चकती थी, घूमती थी, वो अगर किसी ने देखा हो, उसमें भी हम लोग इसमें जो ईडी करंट है उसी का उपयोग करके उसको अपन घुमाने में काम में लिया करते थे। तो ये सब इसके एप्लीकेशन वो खुद आप कर लेंगे, ठीक है भाई। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल अपन करते हैं। हाँ, एक पॉइंट ये और इसमें अपने रह गया था, देखो जैसे बी वाला पॉइंट देखो आप, ये कोई एक चुंबक है, इसका ये एस पोल है और ये एन पोल है, और ये हमारे पास धातु की प्लेट पड़ी है, ये कंटिन्यूअस माध्यम के रूप में एक प्लेट है, ये चुंबक है। मान लो पहले चुंबक को अपन यहाँ इसको पकड़े हुए रेस्ट में है, जब रेस्ट में है तो इस चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या कैसे बनती है आपको मालूम ही है, कैसे बनेंगे। देखो ये एन पोल है ना, तो एन पोल से बल रेखाएं इस प्रकार से बाहर निकलती है, यूं इस प्रकार से बल रेखाएं बनती हैं। अगर ये इसमें इसी बिंदु पर मान लो इसको अपन यहाँ फिक्स कर दें, इसको यहाँ फिक्स कर दें, तो मान लो ये 1 2 3 4 5 बल रेखाएं इसमें से प्रवेश कर रही है, और ये बल रेखाएं मान लो इस तरह से बाहर जा रही है। जब इसको अपन नीचे लाते हैं, जब नीचे लेके आएंगे तो ये बल रेखाएं भी अब इसके अंदर से होकर गुजरना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जब इस चुंबक को अपन इस वस्तु के पास लेके आएंगे तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ेगा। इसको दूर ले जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स घटेगा। तो जब इसको पास लाते हैं तो पास लाने पे क्या होता है, पास आने का विरोध होगा, और यहाँ पास आने का विरोध है उसको अपन इजीली किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब चुंबक का एन पोल दे रखा है तो पास आने का विरोध तो कैसे आएगा, प्रतिकर्षण बल से। इसका मतलब इसके पास एन पोल बनेगा, और एन पोल जब बनेगा तो एन पोल का मतलब हो गया कि धारा कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। पास आने पर इसको नीचे लेके आएंगे उस समय, इसको ऊपर जाएंगे तो इसका अपोज होगा, तो पास आने पे इसको अपन नीचे गिरने दें, मान लो जब इसको स्वतंत्र पर छोड़ दें तो इसके अंदर क्या होगा, एन पोल होने पर इसमें बंद वर्तों के रूप में इस प्रकार धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब धाराएं किस प्रकार से बनेंगी, वो है आपकी एन पोल पास ला रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज धाराएं उत्पन्न है वो हो जाएगी, जो इसके पास आने का अपोज करेंगे। अपोज करेंगे तो अगर इसको अपन हटा करके छोड़ते तो जी त्वरण से गिरती ना, और इसको रख करके फिर गिराएंगे तो एन पोल से इसके पास भी एन पोल बन गया, वो इसका विरोध करेगा। तो अब इस वस्तु पे दो बल आ गए, इसके सेंट्रो मास पे अपन देखें तो दो बल है, इसको मैं यहां बाहर बना दूं, दो बल है इसमें। एक तो कौन सा आपका mg है, अगर मान इसका द्रव्यमान m है तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग गया, एक ऊपर लगा कौन सा चुंबकीय बल Fm। अब ये mg माइनस Fm, इसका जो F नेट हुआ वो तो एक्चुअली mg माइनस का Fm हुआ ना। अभी कितना भी बल हो कुछ तो इससे कम होगा, तो अपन इसका a नेट निकालेंगे, वो कितना होगा, देखो mg माइनस का Fm अपॉन m, तो एक्चुअली ये हो गया आपका g माइनस का Fm बाई m। तो अगर अपन पूछे कि इस वस्तु की उपस्थिति में, चालक छड़ की उपस्थिति में इसको अपन गिराएंगे तो इसका गिरने का जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, g से कुछ कम ही होगा, तो कुछ कम त्वरण से ये वस्तु गिरेगी। अब कम त्वरण से गिरेगी, इसका वेग बढ़ता जाएगा। जी मान लो बहुत दूरी से अपन इसे गिराएंगे तो इसका चाल बढ़ेगी, त्वरण अभी भी है इसमें, त्वरण अभी भी है पर घटता हुआ त्वरण है, घटता हुआ त्वरण है। जितनी पास वस्तु आएगी उतना चुंबकीय बल बढ़ेगा, चुंबकीय बल जितना बढ़ेगा उतना ही इसमें घटने वाली वैल्यू है वो घटेगी, उतनी अधिक घटेगी, इसका त्वरण कम होगा।
तो त्वरण है पर घटता हुआ त्वरण है। इसका मतलब वस्तु अब इसमें बढ़ती हुई स्पीड से, ध्यान सुन लेना, बढ़ती हुई स्पीड से आ रही है पर त्वरण कैसा, घटता हुआ है। बढ़ती हुई स्पीड से परंतु घटता हुआ त्वरण है। वो त्वरण मान लो घटते घटते एक कंडीशन मान लो ऐसी बन जाए कभी कि ये F/m है वो इसके g के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में उसका त्वरण कितना, 0 हो गया। इसका मतलब वस्तु बढ़ते वेग से आ रही है, वस्तु का वेग बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो गया और उसको अपन कहेंगे सीमांत वेग। सीमांत वेग के अंदर g और ये आपस में क्या बराबर हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना। अब अपन से कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ईडी करंट के ये 3 एग्जाम्पल अपन समझते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है कि जैसे ये कोई चकती है एक, ठीक है, ये सेल है, इसका प्लस माइनस, ये दे रखा है अपने को की। जैसे की को ऑन करते हैं, यानी की को ऑन करने पर क्या होगा, ये चकती यहां पे रखी हुई है, ऑन करने पे क्या होगा, तो देखो मुख्य, जैसे इसको ऑन करेंगे मुख्य धारा इस तरह से फ्लो होगी ना, और इसका अरेंजमेंट आपको तो बता दूं मैं इस तरह से। देखो ये है, इसका मतलब ये कि ये वाला हिस्सा नीचे है और ये तार, जैसे ये तार, जैसे आप देखो ये तार नीचे है तो ये ऊपर है, फिर ये नीचे है। और अगर मैं देखो धारा को यहां शो करता हूं, धारा इस तरह जा रही है नहीं, तो यहां से अगर पढ़ लेते हैं तो ये तार तो कैसा हुआ, नीचे डाउन, ये कैसा हो गया अप, ऊपर की तरफ, फिर ये डाउन अप डाउन अप डाउन और ये अप, ये तार कैसा है, ऊपर की तरफ है। तो ये वापस तार जो है वो एक्चुअली किस तरह से जाएगा, लूप अपन इस प्रकार से बना रखे है ना, तो अगर इसको ऐसे मान लो यूं, ये ऐसे यूं डाउन, ये डाउन ये अप, इस तरह से ऊपर से, ठीक है। तो देखो अब आपने ज्यादा इसमें मामला देखना नहीं है, इसमें देखना है मेनली कि ये वाला हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा नहीं वाला, ये हिस्सा है इस जो इस चकती के पास वाला हिस्सा, इसको ठीक से देखना है। और ये चकती है, इसको अपन छोड़ेंगे तो धारा के फ्लो होने पे देखो, अगर ये आप देख पा रहे हैं ढंग से, तो धारा इसमें इस प्रकार से जा रही नहीं, यूं धारा यूं, ऐसे फ्लो करेगी। अब यहां देखो ऊपर मान लो प्रेक्षक है, उसको अपन देखें तो उसके लिए धारा कैसी, तो धारा ऐसे है ना, कैसी है, क्लॉकवाइज। अब इसे क्लॉकवाइज होने पे ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा एज ए साउथ पोल और ये काम करेगा नॉर्थ पोल की तरह से। अब जैसे इसमें धारा को अपन यहां इसको की को ऑन करके छोड़ेंगे तो ऑन करने के ठीक बाद में धारा तो बढ़ेगी ना। तो इसमें आप देखो कि जैसे अपन ऑन करते हैं तो ऑन करने पर जो मुख्य धारा है, आई मुख्य धारा, वो तो बढ़ेगी ना, वो तो बढ़ेगी। जब धारा मुख्य बढ़ेगी तो चकती से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उस केस में चकती जो है, इस चकती से रिलेटेड जो फाई है वो भी बढ़ेगा। अब फाई बढ़ेगा तो बढ़ने का विरोध होगा ना, तो बढ़ने का विरोध, अब देखो अपन बार बार शुरू से सीखते आ रहे हैं कि अगर कुंडली चालक की जो कुंडली है ये कागज के तल के लंबवत है, तो हमेशा हम लोग प्रतिकर्षण और आकर्षण की सहायता से ही इंड्यूस करंट की दिशा को अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ कागज के तल लंबवत रखी है, तो देखो धारा बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ने पर क्या होता है, एस पोल के पास एस पोल बनता है। यानी इस चकती में भी नीचे से देखने पे एस पोल और ऊपर से देखने पे कैसा, एन पोल। तो अगर कोई प्रेक्षक ऊपर है तो उसको धाराएं इस पे किस प्रकार नजर आएंगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें धाराएं जो प्रेरित होगी ना, वो धाराएं इस प्रकार के सर्कल के रूप में मान लो ऐसे बनती हैं, तो वो ऊपर से देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज लूप के रूप में धाराएं प्रेरित होगी। और नीचे से देखेंगे अपन तो वही कैसी क्लॉकवाइज दिख रही है, ऊपर से कैसी एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। अब देखो ये धाराएं इसके अपोज करेंगे, तो जैसे इसको मान लो इसको अपन ने यहाँ रखा हुआ, पहले कोई हमारे पास को आधार है, इसके ऊपर चकती रखी है, जैसे इसको ऑन करेंगे, ऑन करते क्या हुआ, अब ये एस पोल इसको रिपेल करे, रिपेल करने पर ये चकती क्या उछल जाएगी, ऊपर उछल जाएगी, दूर जाएगी, दूर, फिर इसमें क्या होगा,
प्रतिकर्षण कम हो जाएगा तो वापस नीचे गिरेगी। और लगातार इसको अपन मेंटेन रखेंगे, आप इसको ऑन कर दो ऑफ कर दो, ऑन कर दो ऑफ कर दो, उछलेगी नीचे गिरेगी, उछलेगी और नीचे गिरेगी। तो इसका कारण क्या है? भंवर धाराएं हैं चक्ति के अंदर। चक्ति को लूप तो नहीं है, चक्ति को परिपथ भी तो नहीं है, ये तो एक कंटिन्यूअस मीडियम है। तो यहाँ इस चक्ति का बार बार गिरना उछलना ये सब भंवर धाराओं के कारण ही होता है। इसमें आओ दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा, देखो ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है हम लोगों को कि अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्व गिरने दिया जाए, ये कोई एक वलय है धातु की, इसको अपन इस प्रकार से बांध रखा है, ये अपने पास एक चुंबक है और इसको स्वतंत्रता पूर्व गिरने दिया जाए तो प्रश्न अपना ये है कि यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाए तो क्या होगा? अब फिर देखो ये कुंडली या जो वलय है, कुंडली यहां पर देखो इसकी मोटाई ज्यादा है, ये एक कंटिन्यूअस माध्यम की अधिक मोटाई की हमारे पास एक वलय है। तो जैसे इसको अपन छोड़ेंगे, छोड़ने से पहले इसका वेग कितना 0 था और इस पे नीचे गुरुत्वीय बल लग रहा है, नीचे फोर्स, और ये पास आना शुरू होगी। जैसे पास आना शुरू होगी तो अपन जानते हैं ये वलय है, कागज के तल के लंबवत रखी गई है, तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होगी। वो क्या करेंगी? वो इसके पास आने का विरोध करेंगे। अब पास आने का विरोध करेंगे तो एन पोल के सामने एन पोल ही बनेगा, तो इसके अंदर जो धाराएं प्रेरित होगी ना, जब ये पास आएगी तब तक इस माध्यम के अंदर धाराएं जो प्रेरित होगी वो जो बंद लूप के रूप में होगी, वो किस प्रकार से एन पोल के पास एन पोल, तो ऊपर से देखने पर इसमें इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। वो क्या करेंगे? वो इस पर ऊपर की तरफ चुंबकीय बल लगाएंगे। तो जैसे मान लो पास आते समय अपन देखेंगे तो जब ये पास आ रही तब, बीच में है तब, और निकलने के पश्चात जब ये निकलना शुरू हो जाएगी, वापस तो यहां से निकलना शुरू हो जाएगी, तब क्या होगा? अब तो ये इसका एस पोल है, ये एन पोल है। अब दूर जाने का अपोज होगा, वो अट्रैक्शन से होता है। उस समय इसमें देखो पास आने पे तो यहां धारा किस प्रकार से हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब एन पोल के पास एन पोल बन गया। तो पास आते से ऊपर से देखने पर तो एन पोल बन रहा है, और पास आते से भी नीचे से अपन देखेंगे तो एस पोल बन रहा है। परंतु इससे निकलने के पश्चात अपन देखेंगे तो अब देखो दूर जाने का विरोध होगा, और वो किससे होगा? अट्रैक्शन से। तो एस के पास अब देखो यहां बन गया एन पोल, और ऊपर से देखने पे कैसा बनेगा? एस पोल। उल्टा हो गया ना। तो प्रवेश होने तक प्रतिकर्षण से विरोध, इसके प्रवेश होने के बाद यहां से निकलने के पश्चात अट्रैक्शन से अपोज, यानी पास आए तो पास मत आने दो, रिपल्सन से अपोज। दूर जा रहा है, दूर मत जाने दो, अट्रैक्शन से अपोज। ठीक है जी। तो इस तरह से अब दोनों केस में देखो यहां पर भी इसमें चुंबकीय बल जो है ना, यहां पर भी चुंबकीय बल तो ऊपर लगा एफ एम, ग्रेविटेशन फोर्स किस तरफ है? नीचे mg है। यहां पे भी नीचे फोर्स आपका mg लग रहा है इस पर, वो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन वाला ऊपर लग रहा है, ये आपका fm ही है। तो दोनों केस में चुंबकीय बल तो ऊपर ही, इसका मतलब नेट फोर्स इस पर हमेशा कैसा है? g से, यानी f जो ग्रेविटेशन फोर्स है उससे कम ही आएगा, तो इसका त्वरण है वो हमेशा g से कम आएगा। तो g से कम त्वरण है तो g से कम त्वरण से गिरेगा, त्वरण तो है, इसका मतलब लगातार इस चाल बढ़ेगी। तो यहाँ इस छड़ चुंबक के बारे में आपसे पूछता है कि इसकी गति किस प्रकार से होगी। तो सीधी सी बात है, इसमें चुंबक के नीचे आने के साथ उसका लगातार वेग बढ़ता है, त्वरण उसका कैसा है? जी से कम है, लगातार उसका वेग है वो बढ़ेगा। ठीक है भाई। अब देखो इसी बात को अपन यहां ले रहे हैं, ये मेरे पास एक बेलन है, खोखला बेलन है, पर ये खोखला बेलन तो किस प्रकार का? कंटिन्यूस मीडियम का है। इस खोखले जो बेलन हो उसकी एक दीवार अपन ने काट रखी है। जैसे ही बेलन था इस प्रकार का, इसकी एक दीवार अपन ने काट दिया, यहां से काटते ही फिर देखो अब एक वर्ताकार जो लूप के रूप में धाराएं प्रवाहित हो रही थी, उसके लिए कंटिन्यूस माध्यम है वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए इसमें बहुत धाराएं हैं वो उत्पन्न होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो मान लो अपने पास ये चुंबक है एक, ये एस पोल और ये एन पोल, यहां ये चुंबक है कोई, ये एस पोल और ये एन पोल, इसको अपन ने विराम से छोड़ा तो पहले इसका वेग कितना है? इसको विराम छोड़े, इसका वेग पहले कितना? 0 है। अब ये इसमें प्रवेश करेगी तो बात वही, जैसे इसमें प्रवेश करेगी तो बहुत धाराएं एन पोल के पास एन पोल है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज धाराएं उत्पन्न होगी, वो पास आने का अपोज करेंगी। तो नीचे आने तक फिर भी देखो नीचे फोर्स ग्रेविटेशन, ऊपर फोर्स कैसा आपका चुंबकीय बल है,
नीचे फोर्स ग्रेविटेशन, ऊपर चुंबकीय बल आ गया। नेट फोर्स कितना, अभी भी कितना, mg माइनस fm हो जाएगा, वो भी अब कितना है, ग्रेविटेशन फोर्स से कम आएगा। इसका मतलब नीचे आने तक इसका त्वरण कैसा है, g से कम है, परंतु त्वरण तो है ना, वेग बढ़ रहा है। और जैसे जैसे नीचे आएगा इसका वेग बढ़ रहा है, वो जितना वेग बढ़ता है सापेक्ष वेग जितना ज्यादा होगा इन दोनों के बीच का, उतनी इसके अंदर भंवर धाराएं अधिक उत्पन्न होगी। जितनी धाराएं भंवर अधिक उत्पन्न होगी उतना इसका अपोज अधिक होगा। अपोज का मतलब चुंबकीय बल उतना ही बढ़ेगा। तो देखो इसके अंदर प्रवेश करने के बाद इसका वेग लगातार बढ़ रहा है, और लगातार वेग बढ़ रहा है, साथ में वेग बढ़ने से भंवर धाराएं हैं वो भी बढ़ रही हैं, भंवर धाराएं बढ़ रही हैं, अपोज भी बढ़ रहा है। जितना अपोज अधिक होता है उतना चुंबकीय बल आपका लगातार बढ़ता है। अपने ठीक पीछे जो बी वाला केस पढ़ा था, मैंने कहा था अगर चुंबकीय बल, जैसे मान लो अपने इसका ए देखा तो हमारा है वो कितना, mg माइनस का fm अपॉन कितना, मैंने m कहा था। जैसे इस fm की वैल्यू बढ़ करके mg के बराबर हो जाती है, उस समय आपका a कितना हो जाएगा, 0। अब इस केस में जैसे इसका जो कण का या जो अपने पास छड़ चुंबक है, इसका v हो गया v मैक्सिमम। इस v मैक्सिमम को हम कहते हैं सीमांत वेग, यानी बेलम अनंत लंबाई का हो, अधिक लंबाई का हो, उस कंडीशन में क्या होगा, इस छड़ की जो सीमांत वेग की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। उस स्थिति में क्या हुआ, इसका त्वरण तो शून्य है और वेग इसका कैसा, अधिकतम है, इससे गति करना शुरू कर देगी। पर इस वाले केस में इसको अपन काट देंगे तो बहुत दरारें अधिक मात्रा में नहीं उत्पन्न हो पाती हैं, इसलिए ये यहां से इसमें प्रवेश करेगी तो कुछ चुंबकीय बल इसमें अपोज के कारण होगा, यहां पर भी चुंबकीय अपोज के कारण होगा, यहां पर भी होगा। यानी इसमें हमेशा कितना, a का मान g से छोटा तो होगा, पास आते समय भी कितना है, a का मान g से छोटा है, अंदर गति हो रही तब भी a का मान g छोटा है, और इससे बाहर निकलने के बाद भी a कितना, g छोटा है। यहां बहुत धारा इतनी पर्याप्त नहीं हो पाती है, इसका अपोज इतना ज्यादा हो जाए कि ये a0 हो जाए। तो यहां तो इसका a g से कम है पर a है हमेशा डाउनवर्ड है, इसका मतलब यहां लगातार इसकी चाल बढ़ेगी, इसमें चाल बढ़ेगी परंतु बढ़ के हो जाएगी अधिकतम, उसको हम कहेंगे सीमांत वेग, और a कितना इसका, शून्य हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो है इनको मैं जो अपने ग्रुप है उसमें आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है जी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी संरचना। तो संरचना में मान लो अपने पास ये कोई एक इसको यूं समझे आप कि ये कोई एक, मान लो कि ये मेरे पास एक धातु की प्लेट है ना, इस धातु की प्लेट को अपन ने क्या किया, इस तरह से जैसे इसकी बहुत पतली सी परत के रूप में इसको अपन से काट दें, बहुत सारे, तो बहुत सारी इस प्रकार की परतों में काट देंगे तो एक पतली सी परत अपने पास आ गई ना, उस परत का भी हमने अंदर से इतना भाग काट के अलग कर लिया। तो इस प्रकार एक अपने पास आगे उसको बोलते हैं पलटन, पटलन, लेमिनेट बोलते हैं उसको, पटलन आएगा। तो पटलन एक आ गया, उसका अंदर वाला भाग खाली पड़ा है, इसका मतलब देखो ये तो माध्यम है, ये पूरा यहां माध्यम है, अंदर का भाग खाली है। इस प्रकार की मेरे पास एक ये लेमिनेट है। अब क्या करते हैं, देखो इसके ठीक पीछे इसी प्रकार की एक पलटन और ले लिया अपन, एक पटलन और ले लिया अपन इस तरह से, वो इसके पीछे लगा दी। दूसरी ये एक और है इसकी पटलन, उसको इसके पीछे अरेंज कर दिया। एक पटलन और ले लिया अपन इस तरह से, उसको इसके पीछे लगा लिया। और ये सब क्या है, ये सब धातु की पटलन है, पर इन सबको हमने कुचालक माध्यम में डुबो करके और बाहर निकाला हुआ। इसका मतलब सभी पर कुचालक माध्यम की परतें जमी हुई है, खुद चालक है उसके ऊपर कुचालक माध्यम की परतें हैं। तो इस प्रकार से एक के पीछे एक बहुत सारी इस प्रकार धातु की पलटन लगा दी, उसके सबके अंदर वाले भाग कैसे आपके खाली हैं। अब देखो अंदर वाले भाग इस प्रकार से खाली हैं, तो इसको जो अंदर भी इसको 3D में अपन समझेंगे तो इस तरह से ये पलटन है वो
जो पीछे वाले जो आपने रखे हुए हैं उनके यहां भी बन जाएंगे इस तरह से। अब ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मर की कोर बन गई है। इस ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है वो कैसी, लैमिनेटेड है, और ये बहुत धाराएं हैं उनको कम करने के लिए अपन लगाते हैं पलटन। तो ये कैसे, इसको अपन बोलते हैं लैमिनेटेड कोर है, पटलित क्रोड। और ये किसकी बनी हुई है, सॉफ्ट आयरन की, ये नरम लोहे की बनी हुई है। नरम लोहे की बनी हुई है। अब क्या करते हैं देखो, इस पर हम एक तांबे के तार की इस प्रकार से कुंडली है वो लपेट देते हैं ऐसे। ये कुंडली लपेट दी और यहां पे हम जोड़ते हैं एसी सोर्स। डीसी पे काम नहीं करता। अगर डीसी अपन जोड़ दें यहां पर तो ट्रांसफॉर्मर है, डीसी पे काम नहीं करता है। डीसी को अपन लगा भी देंगे तो इसका कोई उपयोग में नहीं आएगा। इस पर हम सेकेंडरी कॉइल है वो लपेटते, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। ये एक्चुअली कहलाती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और इस पे अपन जो कॉइल लपेटेंगे यहां पर, ये होगी आपकी सेकेंडरी कॉइल जो इसमें लपेट रखी है, ये सेकेंडरी कॉइल है। और ये लगा दिया रेजिस्टेंस अपन ने RL, जिसके सिरों के बीच में अपन को आउटपुट प्राप्त करना है। ये प्राथमिक और सेकेंडरी कॉइल, इसे अपन यहां जोड़ रहे हैं। और इसमें जो प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या है मान लो NP, इसमें फेरों की संख्या है कौन से, मान लो NS। इसके सिरों के बीच, अब देखो जैसे ही अपन इसको ऑन कर देंगे धारा इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगी। धारा फ्लो होना शुरू हो जाएगी तो अब देखो ये धातु है और इस ये प्रणाली का की तरह से एक तरह से हमारे पास प्राइमरी कॉइल बन गई। तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी। तो ये धातु जो आयरन के रूप में है, आयरन का जो म्यू है बहुत ज्यादा होता है। इसका म्यू आर है वो 10 की पावर 3 की कोटि में होता है। 10 की पावर 3 की कोटि में यानी 2000 से 5000 के बीच इसका आपका म्यू आर होता है। जितना म्यू आर अधिक होता है, म्यू क्या करता है, म्यू चुंबक की क्षितिज रेखाओं को ज्यादा से ज्यादा अपने से होकर गुजरने का माध्यम प्रदान करता है। इसलिए जो बल रेखाएं इसमें प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होती है वो क्या करती हैं, वो अब इस तरह से इनको अपन शो कर दें तो देखो जो बल रेखाएं यहां बनेगी वो केवल इस धातु के माध्यम के अंदर ही सीमित हो जाती हैं ऐसे। इसका मतलब प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स है वो दूसरी कुंडली से संबद्ध हो गया। और फ्लक्स संबद्धता अपने पढ़ी थी किसमें, अन्योन्य प्रेरण में। जब प्राथमिक कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरी कुंडली से संबद्ध हो जाती हैं तो उसमें, और फिर हम प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली के अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF है और इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाती है। इसको हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर जो है इसके कुछ अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट की ग्रुप बात करें तो पहला पॉइंट है ये कि ये है म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। पहला पॉइंट तो यही है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है साहब। दूसरा, ये ओनली AC पे काम करेगा, ओनली AC पे काम करेगा, DC पे नहीं करेगा, DC पर नहीं काम करेगा। इसका मतलब अगर ये पूछे ना कि अगर मैं यहां प्राथमिक कुंडली के साथ कोई बैटरी जोड़ दूं, बैटरी और सेल हमेशा DC के सोर्स होते हैं, और जब बैटरी और DC के रूप में अपन सेल को जोड़ेंगे तो उसका चुंबकीय फ्लक्स जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब सेकेंडरी के सिरों के बीच कोई इंड्यूस्ड EMF जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब इस केस में DC बैटरी अपन जोड़ेंगे तो ES या जो VS अपन लेते हैं या जो धारा अपन लेते हैं वो हमेशा कितनी, 0 आएगी। तो AC पे ही काम करता है, DC पे काम नहीं करेगा। तीसरी बात देखो, तीसरे में अब हम यहां अगर बात कर लेते हैं इसकी
थोड़ी पहले मैकेनिज्म की या इसकी क्रियाविधि की। तो इसमें ये मान लो एनपी नंबर ऑफ टर्न्स थे, ये इसके एनएस टर्न्स थे। अगर इसकी फ्लक्स संबद्धता को अपन मान लें कि इसका पूरा चुंबकीय फ्लक्स इससे संबद्ध हो गया और हम जिस दर से इसको इस फ्लक्स को बदलेंगे उस दर से इससे बदलेगा। यानी इसमें अगर अपन ऐसे कह दें कि 100% यदि फ्लक्स संबद्धता हो, फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं हो, संबद्धता हो, तो प्रति फेरा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर दोनों जो कुंडलियां हैं, दोनों कॉइल्स में समान होगा। और उसको मैं ई लेता हूं, यानी आपने यहां इसको जोड़ दिया, धारा इसमें फ्लो करना शुरू हो गई, एसी अपने आप बदलती रहती है। एसी बदलने से जिस दर से यहां पे चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा उस दर से यहां बदलेगा। तो एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर यहां उतना यहां होगा, उसको मैंने क्या ई मान लिया। अब यदि इसमें जितने फेरे होंगे उतना ही तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें अगर एनएस एनपी फेरे हैं तो इसका जो वीपी अपन निकालेंगे वो ई इंटू वी, आपका ई इंटू कितना हो जाएगा एनपी। और यहां पे अगर आपने वीएस निकालना है तो वीएस हमारे पास कितना हो गया ई इंटू ये आपका एनएस हो जाएगा। बस भी एक फेरे का अपन निकाला था। तो ये लो साहब, अब इसी से अपन अगर सोल्व करेंगे तो देखो इसी से अपन सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये वीपी अपॉन वीएस है वो कितना आ जाएगा, ये हो गया देखो ई से इसमें घट जाएगा तो ये मेरे पास आ गया एन एनपी अपॉन एनएस। इसमें एनर्जी लॉस का कोई रोल नहीं है अभी तक। स्टार्टिंग की बात ये है 100% फ्लक्स अगर आपका संबद्धता है तो प्रति फेरा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर दोनों कॉइल के लिए समान होगी। और जब दोनों में समान होगी ई, तो हम यहां से ज्ञात कर सकते थे कि ईपी कितना होगा, ये आपका ई इंटू एनपी आ गया। और ई एस निकालना था तो हमारे पास ई इंटू एनएस। इसी से अपन रेशियो निकाल करके इनका रेशियो ज्ञात कर लिया किसका। अब इसको ईपी कह सकता हूं या मान लो इसको वीपी कर दूं या इसको कर दूं यहां पर वी एस। तो यहां से मैंने भाग दिया ना ये, तो वीपी अपॉन वी एस, ये हमारे पास कितना एनएस अपॉन एनपी आ गया। देखो तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको मिल चुका है। बात सही है। अब देखो फ्लक्स संबद्धता के बाद यदि अपन बात करते हैं इसमें, जैसे यहां इलेक्ट्रिक करंट की अपन बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो देखो इसके लिए अपने बात समझनी पड़ेगी। तो अब यहां अपन इसमें एक बात समझ ले पहले कि मान लो इसमें जो शक्ति अपन इसको दे रहे हैं वो है पी आपकी इनपुट, और यहां पे कुछ पावर लॉस होगी। पावर लॉस यहाँ पे कई प्रकार की होती है, पावर लॉस के कई यहाँ पे प्रकार हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की शक्ति हानियां, इसी को अपन पहले बता दें। तो एक तो ताम्र हानि है, ये क्या है, जो कुंडली के जो तांबे के तार है ना, कुंडली के तांबे के तार में आई स्क्वायर इंटू आर के रूप में जो ऊर्जा हानि हुआ है। ये जो कुंडली के तार हैं जो अपन यहां फ्लो कर रखे हैं, धारा इसमें फ्लो होगी, धारा फ्लो होगी तो उसमें उष्मा की हानि होगी ना। तो ताम्र हानि तो कौन सी है, प्राथमिक कुंडली है, सेकेंडरी कुंडली है, उन दोनों के तांबे के तारों के कारण है, आई स्क्वायर इंटू आर के रूप में है। अब इसको कम करना है तो कम करने के लिए आर कम होना चाहिए ना। यहाँ जो लॉस है वो जो लॉस अपन यहाँ करें कॉपर लॉस, यानी जो अपन इसको मैं पी कर दूं, ये पी कौन सा कॉपर लॉस है, वो तो रेजिस्टेंस के समानुपाती है। अब इसको कम करना है, पावर लॉस को कम करना है तो रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए ना। अब रेजिस्टेंस कम करना है तो आप जानते हैं रो आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। तो इसका मतलब अब देखो यहां हमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो तो फिक्स करने पड़ते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स तो ट्रांसफॉर्मर की विशेषता होती है, ट्रांसफॉर्मर की विशेषता होती है नंबर ऑफ टर्न्स की। और इसी बेस पे इसके दो प्रकार भी होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से अपन जानते हैं, देखो दो प्रकार आप जानते हो इसमें। एक तो है आपका उच्चाई ट्रांसफॉर्मर और दूसरा कौन सा होता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ऊंचाई और अपचाई। इस ऊंचाई वाले में क्या होता है, आउटपुट का वोल्टेज हमेशा जो इंटर होता है उससे बड़ा आता है। यहां अपचाई में क्या है, ये वोल्टेज कम करता है तो आउटपुट का वोल्टेज कितना इनपुट से छोटा होता है। यानी अगर निर्गत वोल्टता निवेशी से ज्यादा होती है
तो इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मर को हम कहते हैं ऊंचाई, स्टेप अप, ये वोल्टेज बढ़ाता है। और इसमें अगर ऐसा है तो आप देखो, मैंने अभी कहा था कि Vp बाई Vs, यानी P और ये P और P के रूप में है, तो वोल्टेज Vp बड़ा है, Vs छोटा है, तो इसके टर्न्स सब बढ़ेंगे, छोटे हो जाएंगे, है ना। तो जो भी इसमें वोल्टेज होता है उसी के नंबर ऑफ टर्न्स आपके बड़े हो जाएंगे। तो Vs का मान Vp से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे Ns का मान Np से बड़ा होगा। यहां पर भी बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, Ns का मान है वो Np से छोटा होगा। बात तो सही है भाई। तो यहां जो आप देख पा रहे हैं वोल्टेज बड़ा है सेकेंडरी का। अब चूंकि यहां मैं एक पॉइंट, जैसे फोर्थ पॉइंट एक यूज कर रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है, यदि आप बात करते हो आदर्श ट्रांसफॉर्मर, तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, जो पावर आपकी आउट होती है, आउटपुट, वो पावर इनके बराबर होती है, पावर बराबर होती है दोनों की, वहां कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। अब पावर को अपन लिखते हैं तो कितना, ये V इंटू आई बराबर V इंटू आई कर दूं, तो आउटपुट मान लो सेकेंडरी सेकेंडरी का, तो कौन सा, प्राइमरी प्राइमरी का हो गया। और इससे अपन सॉल्व करेंगे तो मेरे पास तो Vs अपॉन Vp कितना आएगा, ये मेरे पास आ गया Ip अपॉन Is। तो वोल्टेज का धारा के साथ जो रिलेशन है वो तो उल्टा आ गया। और देखो इसमें यदि आदर्श ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि V इंटू एस जो है, सॉरी V इंटू आई है, इसका गुणनफल कैसा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये गुणनफल कांस्टेंट कब रहेगा, जब मान लो वोल्टेज अपन बढ़ा रहे हैं स्टेप अप में, स्टेप अप जो है इसमें वोल्टेज अपन बढ़ा रहे हैं तो करंट घटेगी, और वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इसका मतलब वोल्टेज पहले कम रहा होगा तो धारा इसमें अधिक रही होगी, ये तो बात आएगी ना। तो देखो इसमें वोल्टेज सेकेंडरी में अधिक है, इसमें धारा कम हो जाएगी, तो यहाँ Is का मान है वो Ip से कम हो जाएगा। इसको अपन चेक करेंगे, यहाँ हमारे पास Is है वो क्या हो जाएगा, Ip से बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो इसमें यहां धारा अधिक किसमें है, प्राइमरी में है। ओके, तो हम देखो यहां डिस्कस कर रहे थे कि ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें अपन ने कहा कि धारा किसमें, तो प्राइमरी में ज्यादा है। तो प्राइमरी धारा में अधिक होने के लिए आप जानते, देखो Ip बड़ी है तो रेजिस्टेंस कम होगा इसका। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाई A। अब इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए इसकी मोटाई ज्यादा होगी। इसका मतलब ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में जिस कुंडली में धारा ज्यादा होती है उसका प्रतिरोध कम होता है और वो अधिक मोटा, यानी इसमें प्राथमिक कुंडली के तार हैं वो कैसे होते हैं, मोटे लिए जाते हैं। बात सीधी सी वाली है। इसमें धारा जिसमें अधिक है उसके लिए मोटा तार लिया जाएगा। तो ऊंचाई में तो प्राथमिक कोइल का तार मोटा होगा और अपचाई में क्या होगा, सेकेंडरी कोइल का तार है वो मोटा हो जाएगा। तो देखो एक ताम्र हानि है वो अपन ने बात कर ली, कॉपर के तांबे के तार के कारण होती है, आई स्क्वायर इंटू आर के रूप में इसको अपन शो करेंगे। और इसको कम करना है, रेजिस्टेंस कम करना पड़े, रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, रेजिस्टेंस कम करने के लिए वहां से भी आप इस बात को जोड़ सकते हो, तांबे के मोटे तार आपको काम में लेने पड़ेंगे। अब है लो हानियां। लो हानियां एक्चुअली दो प्रकार की होती हैं इसमें। एक तो होती है इसमें लो हानि के रूप में कौन सी, भंवर धारा के रूप में हानि, भंवर धाराएं। और दूसरी होती है इसको अपन कहते हैं सेथिले हानि, सेथिले हानि। दोनों ही लोह के कारण ही होती है। लोह मत, और लोह कहां है, इसकी क्रोड में है। अब क्रोड के रूप में तो भंवर धारा के रूप में हानि है, इसमें इसका कारण तो क्या है, भंवर धारा के रूप में ईडी लॉस का, इसको बोलते हैं हम भंवर धारा के रूप में ऊर्जा हानि। तो कारण तो क्या है, भंवर धाराएं उत्पन्न होना। निवारण क्या है इसका, अपन दूर कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए अपन ने कहा था कि इसके लिए हमको पटलित क्रोड काम में लेने पड़ेंगे। तो पटलित क्रोड की अगर अपन व्यवस्था कर देंगे तो भंवर धारा के रूप में होने वाली ऊर्जा हानि है वो कम हो जाएगी। सेथिले हानि आपने जो मैग्नेटाइजेशन है उसमें टॉपिक में पढ़ा होगा कि जब हम किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को बार बार मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज करते हैं तो इस प्रकार से नरम लोहे के लिए, नरम लोहे के लिए इस प्रकार से अपने को सेथिले वक्र प्राप्त होता है। और नरम लोहे के सेथिले वक्र में देखो इसका जो क्षेत्रफल बहुत छोटा है, तो यहां जितना एरिया छोटा होता है ना उतना ही ऊर्जा हानि कम से कम होती है। तो ऊर्जा हानि कम करने के लिए सेथिले वक्र का क्षेत्रफल कम से कम होना चाहिए।
जितने प्रकार के हमारे पास पदार्थ होते हैं जिसको अपन कहते हैं कोमल चुंबकीय पदार्थ, एक होता है कठोर चुंबकीय पदार्थ, सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें से सॉफ्ट जो है उसका सेथेल वर्कर का एरिया छोटा छोटा होता है। इसलिए अब देखो ऊर्जा हानि इस एरिया के समानुपाती होती है, जितना एरिया कम से कम होगा उतनी ऊर्जा हानि कम से कम होगी। तो सेथेल हानि का कारण तो क्या है, इसकी कोरोड का बार बार चुंबकित और विचुंबकित होना। दूर कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग जैसे जो नरम लो चुंबकीय पदार्थ यानी लो चुंबकीय पदार्थ जिसमें अपन कह सकते हैं नरम लोहा, नरम लोहे की अपन क्रोड काम में ले लेंगे, सेथेल हानि कम हो जाएगी। फ्लक्स का लीकेज कम करना है, तो फ्लक्स का लीकेज कम करने के लिए जैसे एक तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहां पर अब ये कोयल देखो अलग है, कोयल अलग है ना, तो अगर अपन मान लो इस प्रकार से सेट कर रहे हैं, जैसे इसको मैं ऐसे मान लो काटता, ये मेरे पास कोई पहले कंटिन्यूस प्लेट थी और इसको अपन बीच से इस प्रकार से मान लो काट लेते हैं ऐसे, इसको मैं यूं काट दूं ऐसे दो भाग से काट दूं, और फिर इसमें जैसे इस पहले पर ही मान लो प्राथमिक कुंडली लपेट दी, इसी पे अपन सेकेंडरी को लपेट दें, जब प्राथमिक और सेकंड दोनों को एक ही क्रोड पे लपेट देंगे तो ऐसे होने से क्या होगा, ऐसे होने से जो चुंबकीय फ्लक्स प्राइमरी कोइल का है पूरी तरह से सेकेंडरी से पास हो जाएगा। अब फ्लक्स की लीकेज होने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। तो फ्लक्स का लीकेज कम करना हो तो हम यहाँ पे टाइट कपलिंग का उपयोग करेंगे, यानी एक कुंडली पर ही दूसरी कुंडली को लपेटा जाएगा। मेनली जो क्वेश्चंस नीट के यहाँ से पूछ जा रहे हैं, कॉपर लॉस के रूप में मैंने बात कर ली थी, और एक बात और मैंने आपको कहा था कि कॉपर लॉस के रूप में देखो ऊर्जा हानि अपने को कम करनी है, तो एक मैंने पीछे आपको बहुर धारा के रूप में ऊर्जा हानि कम करनी थी, तो बहुर धारा के रूप में जो आई है वो मैंने कहा था E अपॉन आर, वो क्या E अपॉन कितना रो, L अपॉन कितना A। तो वहां क्वेश्चन था बहुर धारा के वाले में, नीट में पूछा क्वेश्चन है कि बहुर धारा के रूप में ऊर्जा हानि कम से कम करनी है, तो जो पदार्थ अपन लेंगे उसका रो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और कॉपर का रो सॉरी जो अपन यहाँ यूज करते हैं, जो पदार्थ अपन यूज करेंगे बहुर धारा के रूप में ऊर्जा हानि कम करनी, सीधी सी बात इतनी थी, उसका रो अधिक होना चाहिए। तो ये थ्योरेटिकली बातें अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करते हैं इसमें इसकी जो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी को समझने के लिए पहले देखो कि मान लो इसमें P इनपुट है वो अपन ने दिया, कुछ यहाँ पे जो कितने प्रकार के लॉस होने पे मान लो इतना लॉस हो गया कुछ, और फिर आउटपुट के रूप में आपको P आउट है वो मिल गया। अब P आउट वैसे है क्या, मान लो धारा इसमें जो फ्लो हो रही है डीसी, ये एसी धारा यहाँ फ्लो हो रही है, उसको मान लो मैं IS है ना, तो IS ये एक्चुअली क्या IS स्क्वायर इंटू RL हो गया, या इसका वोल्टेज इसके अक्रॉस मान लो VS है, तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं ना VS का स्क्वायर अपॉन कर दो इसको RL है ना, ये इसको अपन V इंटू I, ये IS इंटू VS के रूप में भी इसको लिखता हूं IS इंटू VS, ये सब क्या आउटपुट पावर है, और इसी रूप में अपन इसकी इनपुट पावर भी ले सकते हैं। पर आप ये सोचेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम को अपन लगाएं, जितनी पावर इनपुट के रूप में दी जा रही है उसका कुछ लॉस हो रहा है, कुछ यहाँ आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब P आउट प्लस P लॉस इक्वल टू कौन सा P इन है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां से अपन इसकी अब दक्षता वो देख लेते हैं, दक्षता के बाद इसके अपन करते हैं फॉर्मूले, उसके बाद आराम से अपन क्वेश्चंस करने लायक बन जाएंगे। ओके, तो ये बातें नोट कर लीजिएगा, और अब अपन बढ़ते हैं इसमें ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। तो दक्षता होती क्या है, P आउट अपॉन P इन इनटू 100, यदि आपको निकालना हो परसेंटेज में और वैसे इकाई के रूप में निकालनी हो तो वो आपका ओनली क्या बन जाएगा P आउट और P इन। अब इसको और रूप में लिखना चाहें P आउट को, तो P आउट वैसे देखो P आउट को P इन के रूप में लिखना चाहो तो देखो एक तरह से P इन वैसे P इन के रूप में अपन लिखें तो P इन वैसे है क्या P आउट प्लस P लॉस है ना, कि निर्गत शक्ति कितनी है प्लस ऊर्जा हानि कितनी, दोनों का योग तो P इन था और ये P आउट। या यदि P इन तो दे रखा हो तो P इन इनटू P आउट को लिखें तो ये क्या आपका P इन माइनस का P आउट हो गया ना, सॉरी P इन माइनस का P लॉस। मोटे तौर पे अगर आप देखो तो निवेशी शक्ति जो है वो कितनी है,
वो निर्गत यानी आउटपुट प्लस कितना P लॉस, निवेशी शक्ति बराबर कौन से, निर्गत प्लस ये शक्ति हानि है, दोनों का जोड़ है। आपको P आउट निकालना है तो P इन माइनस P लॉस कर दो, और P इन निकालना है, दोनों का जोड़ कर दिया। तो देखो मैंने P इन के स्थान पर क्या लिखा है, P आउट प्लस P लॉस, और P आउट निकालना है, P आउट कितना, P इन माइनस का P लॉस, ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए। तो इसमें ऊर्जा की हानि के रूप में कुछ भी दे रखे हो तो अपन इसको यूज कर पाएंगे। अब सुनो जी, यदि आप इसमें P आउट को लिखें तो इसको मैं लिखूं यहां पर, देखो VSIS अपॉन ये मेरे पास बन गया कौन सा, VP और IP। क्लियर। अब इससे अगर मान लो मुझे VS अपॉन VP निकालना हो, मुझे यहां पर VS अपॉन VP निकालना हो तो इस IP को इधर ले आता हूं, IS यहां चला गया, तो ध्यान दो अच्छे से, या मैं इसका फॉर्मूला इस्टेब्लिश करूं तो देखो मैं इसको ऐसे कर लूं, मुझे IS अपॉन IP निकालना है, मान लो देखो IS अपॉन IP, ईटा यहां पड़ा है तो ये बन गया आपका VP अपॉन VS, VP अपॉन VS। अब देखो मैं ये जो फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, यही अपन जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें कैसे हमें उसको याद करके सारे क्वेश्चंस यहीं से एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस तो ध्यान दें, अभी हमने इसकी दक्षता के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना लिया। अब इस एक ही फॉर्मूले को हमें क्वेश्चंस में काम में लेने लायक बनाना। देखो तो देखो ये ईटा आपको दिया होगा तो इसको दो ईटा इंटू VP अपॉन VS, ये आपने अभी पीछे पढ़ा था, ये था आपका NP अपॉन NS, NP अपॉन NS। और दूसरी बात, अगर ईटा को अपन लिखते हैं तो रेजिस्टेंस के रूप में इसको लिखा जाए, रेजिस्टेंस के रूप में इसको अपन लिखते हैं तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनता है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो जो इसके महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनकी अपन बात करेंगे। फ्लक्स, जो फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स के रूप में 5P अपॉन 5S, ईटा के रूप में ही रेजिस्टेंस के रूप में इसको अपन लिखें तो रेजिस्टेंस के रूप में भी आप इसको लिखना चाहो तो ये बन गया आपका रेजिस्टेंस RS अपॉन RP। देखो केवल मुझे इसमें इतना काम है कि इसमें जो फॉर्मूला मेरे पास है इसको अपन I² इंटू R के रूप में लिखें, V² अपॉन इंटू R के रूप में लिखें, तो तीन मेरे पास फॉर्मूले बनेंगे, उनका रिजल्ट हमारे पास है। और ये जो जैसे पीछे मैंने एक बात आपको सिखाई थी, देखो कि VP अपॉन VS, ये कब मैंने ज्ञात किया था कि इसका पूरा फ्लक्स इससे संबद्ध हो जाए, जब इसका पूरा फ्लक्स इससे संबद्ध होने पर अपन ने बात करी थी ये वाली, तो VP अपॉन VS इक्वल टू NP अपॉन NS, ये तो हमेशा ही है, ये तो ऊर्जा हानि पे डिपेंड कर रहा ही नहीं है। VP अपॉन VS बराबर NP अपॉन NS है ना, ये ऊर्जा की हानि पे डिपेंड नहीं करता है, फ्लक्स की संबद्धता पे डिपेंड करता है बस। फ्लक्स की संबद्धता पूरी तरह से ऊर्जा हानि हो या नहीं हो ये हमेशा लागू होगा। तो अब देखो मैं काम की बात बता रहा हूं कि जो भी ट्रांसफॉर्मर के फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो वहां पे दक्षता अपन ने ज्ञात कर ली, दक्षता से मैंने इसके फॉर्मूले बना लिए। अब ये एक फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। आपको दे रखी दक्षता 40%, 50%, 10%, 100%, तो केवल इसी से सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। 100% दे रखा है, ईटा 1 हो गया, तो सभी में 1 1 कर दो। अब क्या पूछा गया वो ढंग से लिखो और क्वेश्चन सारा सॉल्व कर दो, जो दे रखा है उसको प्रॉपर यूज करो और ये फॉर्मूले सारे काम कर लो। तो देखो अब इसमें क्वेश्चन करने किस तरह से हैं, क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, उसमें आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके बनेंगे जिससे अपन क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण सूत्र मैं कह रहा हूं, ये ट्रांसफॉर्मर की दक्षता आ गई। अब ट्रांसफॉर्मर की दक्षता है, आदर्श ट्रांसफॉर्मर की होती है 100% और व्यवहारिक की होती है 100 से कम। तो ये बात भी आप, आदर्श ट्रांसफॉर्मर दक्षता कितनी 100 हो जाएगी, या इसको अपन 1 बना देंगे, ठीक है जी। तो देखो आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 100% या 1 इकाई होती है। अब इकाई होते ही सभी जगह अपन इसको 1 1 1 कर देंगे, तो 1 1 करते ही हमारे पास जो फॉर्मूला ना IS अपॉन IP,
बराबर 1 V। अब देखो उल्टा, बस धारा है वो उसका क्रम देखो, धारा का क्रम है सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, बाकी सबके ऑर्डर कैसे हैं, इसके जस्ट उल्टे हैं। तो Vp अपॉन कितना Vs 1। अब इसमें लिखो 1 इंटू कितना आपका नंबर ऑफ टर्न्स का लिखना हो ना, तो Np अपॉन Ns कर दो। प्लस की रूप में लिखना हो तो आपका फाई कौन सा P अपॉन फाई आपका S कर दो। रेजिस्टेंस के रूप में लिखना है तो N ये आपका रूट के साथ में आएगा, तो ये मेरे पास कितना आएगा, रेजिस्टेंस कौन सा Rp अपॉन Rs आ गया। कॉमन बात इसमें पकड़े आप कि धारा है उसको लिखा मैंने सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, तो बाकी सारे कैसे इसके जस्ट उल्टे हैं। देखो ये सेकेंडरी प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको सही कर लें भी, प्राइमरी और सेकेंडरी। बिल्कुल सभी का रेशियो चेक करोगे तो करंट जो है ना उसका जो रेशियो आप देख पा रहे हैं, उसका जो रिलेशन आप देख पा रहे हैं वो हमेशा उन सबका जस्ट उल्टा है। एफिशिएंसी दे रखी है 90%, आप इसको यूज कर ले। दे रखा है आदर्श ट्रांसफार्मर या 100% या कुछ दे रखा है नहीं है, तो आप हमेशा उसको एक मान करके क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो देखो क्वेश्चंस में जो मेन फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूला एक तो हो गया ये वाला, दूसरा फॉर्मूला इसका आपका हो गया ये वाला, और तीसरा फॉर्मूला हो गया ये वाला। इन तीन के अलावा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। क्वेश्चन सारे ये वाले, बाकी क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के मुख्य रूप में क्वेश्चन आप इसी से कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इसके क्वेश्चंस अब अपन क्वेश्चन करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे भी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दो प्रेरकों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो इसमें जो संयोजन होता है वो मेनली दो प्रकार से है। दो प्रकार से इस तरह से है कि जैसे मैं केस ले रहा हूं फर्स्ट, और केस फर्स्ट में यह है कि दोनों कुंडलियां बहुत दूर हों। दूर का मतलब यह है यहां पर कि दोनों कुंडलियों के बीच का जो युग्मन गुणांक कितना 0 हो जाए। दूसरा केस, अगर दोनों जो कॉइल हैं उनका युग्मन गुणांक हो जाए कितना, नॉन जीरो। युग्मन गुणांक के नॉन जीरो होने पर जो अपन m ज्ञात करते हैं, m होता है रूट ऑफ k इंटू रूट ऑफ L1 इंटू L2, और k का मान तो 0 से लेकर के 1 तक वेरी करता है। अगर हमने किसी पहली कुंडली पर दूसरी कुंडली लपेट दी और पहली कुंडली का सारा चुंबकीय फ्लक्स दूसरी से संबद्ध हो जाए तो k का मान 1 होता है। अब k का मान 1 हो और दोनों कुंडलियां मान लो एक समान हो, L1 बराबर L2 बराबर L हो, तो m का मान L आ जाएगा जो अपन काम में लेंगे। तो ये एक दिशा आ गई। तो अब देखो एक तो है k का मान 0, एक है k का मान आपका नॉन जीरो। तो अगर नॉन जीरो है उस केस में जो दो कुंडलियां होती है ना उसमें प्रत्येक का जो अब L होता है ना, L जो L इसका मान लो L1 डेज कर रहा हूं उसको, वो आपका L1 प्लस m आ जाएगा, L1 प्लस माइनस m। और इसी प्रकार से L2 जो अपन लेंगे, L2 भी लेंगे तो L2 डेज वो आपका है L2 प्लस माइनस m आ जाएगा। ये प्लस माइनस जो m हम कर रहे हैं वो चुंबकीय फ्लक्स किस प्रकार से संबद्ध हो रहा है उसके अनुसार होता है। दोनों कुंडलियों में धारा समान दिशा में हो, यानी एक का फ्लक्स दूसरे के फ्लक्स में सहयोग कर रहा हो तो अपन प्लस ले लेंगे, और एक का फ्लक्स और दूसरे का फ्लक्स आपस में परस्पर विपरीत दिशा में हो तो अपन माइनस ले लेंगे। जैसे मान लो एक कुंडली ये है, दूसरी कुंडली ये है, इसमें इसका बी इस तरफ है, इसका बी भी इस तरफ, दोनों बी समान दिशा में हो तो अपन ये कर देंगे। मान लो एक कुंडली ये है, दूसरी कुंडली को मैं यूं ऐसे यूं कर दूं तो इसका तो बी इस तरफ, इसका बी इस तरफ हो गया ना। उस केस में आप M1 जो ये है ना M, ये माइनस ले लेंगे, तो यहां तो M आएगा प्लस में, यहां M आपका जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो केस पहले में अब अपने को बात करनी है, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक आपका होता है श्रेणी संयोजन, वहां आप निकालते हैं L इक्विवेलेंट, तो L1 प्लस L2 आएगा, याद रखना है। दूसरा जो है आपका है समांतर यानी पैरेलल, यानी जो रेजिस्टेंस है ना उसकी तरह से ही है, रेजिस्टेंस की भांति होता है। तो 1/L इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2। परंतु अगर M इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा उस केस में, यानी केस 2 के अंदर अपन सीरीज में ज्ञात करेंगे, तो उस केस में जो आपका L इक्विवेलेंट आएगा L1 1 डेज प्लस L2 डेज आएगा। अब दो केस हैं, धाराएं मान लो इसमें सहयोग कर रही हैं, ये वाला केस है तो उस केस में कितना आएगा L1 प्लस M, L2 प्लस M करूंगा तो ये क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। और अगर ये वाला केस है तो माइनस का M हो जाएगा ना,
यानी आप देख लो इस केस का तो ये है और इस केस का मैं यहां अलग से कर दूं, L इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस का 2m। क्लियर। और अगर इस तरह से अपन ज्ञात करते हैं पैरेलल का, समांतर संयोजन का, तो समांतर संयोजन में अपन ज्ञात करेंगे तो 1 अपॉन L इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन ये L1 प्लस m और 1 अपॉन L2 प्लस m। अभी प्लस माइनस m आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से जोड़े गए हैं। धारा समान दिशा में यानी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने वाले कॉम्बिनेशन है या घटाने वाले हैं, वो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। अब देखो इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। एक तो ध्यान देना है कि एग्जाम्पल 26 स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 19, और यहां मैंने लिखा है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, दो उसके क्वेश्चन है, दोनों पर यहां ले रहे हैं। ये स्टेज सेकंड का 20वां क्वेश्चन है और ये स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। तो एक बार इसको आप देख लें अच्छे से ताकि अपन क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लें। तो मैं इसकी थ्योरी है वो उड़ा रहा हूं। जस्ट जो होता है ना केपीसी एलआरटी, कपिल करोड़पति लालू राबड़ी का पति और बेटा उसका तेजस्वी, जो अपन कई बार आपको बता चुके हैं। के स्प्रिंग का बल नियतांक, पी बल्ब की शक्ति, सी कैपेसिटेंस, एल आपका है अभी पर नहीं पड़ा है सेल्फ इंडक्टेंस सौपरण, और आर प्रतिरोध, और ये होता है जो हीटर में कोयल है उसको अपन पानी गर्म करने में काम लेते हैं। तो रेजिस्टेंस अपन जानते हैं आर इक्विवेलेंट सीरीज में R1 प्लस R2, ये तीनों श्रेणी क्रम में समान बिहेव करेंगे और इनका उल्टा होता है बस, यानी इनका समांतर इसके श्रेणी के तुल्य है और इनका श्रेणी इसके समांतर के तुल्य है। ऐसे अपन कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूले आपके फिक्स हो गए, याद करने पड़ेंगे। अब आगे बढ़े देखो और अपन क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार छड़ पर दो कोयल एक दूसरे पर लपेटी गई है, प्रत्येक का L है 0.1 हेनरी, L1 इक्वल टू L2 है और एक दूसरे पर लपेटी गई है और एक दूसरे पर लपेटी गई है। उस केस में देखो उस कंडीशन में इसका जो K है, पहली बात तो नॉन इक्वल टू 0 है और वैसे है कितना K इक्वल टू 1 है, इसलिए इसका M जो होगा वो कितना K इंटू रूट ऑफ L1 इंटू L2, यानी देखो K इंटू L इंटू L, तो K हमारे पास 1 है, L का स्क्वायर तो L ही आ गया, तो M का मान अपने पास L है और जो कितना है 0.1 हेनरी आ गया। इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा मैंने, यहां लिखा नहीं, भूल गया मैं। तो दोनों में धारा समान दिशा में हो तो L इक्विवेलेंट, इसका मतलब धारा जो समान दिशा में है तो चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग करेगा। तो सहयोग करेगा उस केस में जो पहला पार्ट इसका अपन लेंगे तो वो L इक्विवेलेंट कितना दिखाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो L1 कितना L है, L2 भी कितना L है, प्लस 2 ये भी कितना आपका L है, तो एक्चुअली 4L हो गया ना, तो ये हो गया 4 इंटू 0.1, तो आपका आंसर है 0.4 हेनरी। दूसरे केस में कह रहा है कि अगर धारा विपरीत दिशा में हो तो L इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो विपरीत दिशा में होने पे L इक्विवेलेंट कितना कर दूंगा L1 प्लस L2 माइनस का 2m, तो इसका मतलब L प्लस L माइनस का 2L, तो 2L माइनस 2L तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर। अब आते हैं अपन इस एग्जांपल में। ये आपने इलेक्ट्रिक करंट में जब ज्ञात किया था L इक्विवेलेंट, तो संधि नंबरिंग मेथड से आपने क्वेश्चन किए थे ना, उससे इनको सॉल्व करना पड़ेगा। और वैसे अगर आपको रेजिस्टेंस वाले कैपेसिटेंस वाले कुछ याद हो तो इस प्रकार की फोटो में जो 3 दे रखे हैं अपने पास, ये इंडक्टर वो समांतर संयोजन में है और समांतर संयोजन में है तो ये रेजिस्टेंस के तुल्य ही है। तो अपन जानते हैं N प्रतिरोध अगर जोड़ रखे हैं अपन ने श्रेणी क्रम में तो तुल्य कितना NR आता है, समांतर में कितना आता है R/N। तो यहां पर भी श्रेणी क्रम में L होंगे तो NL हो जाएगा और समांतर में है तो L/N हो जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं है। पर इसको सोल्व कैसे करें अब, तो क्या करें आप, अब मालूम नहीं, पता चल रहा नहीं कि कौन सा किस कॉम्बिनेशन में, तो इसकी नंबरिंग कर लें आप। ऐसे जो संधि है ना उनकी नंबरिंग कर लो। ऐसे संधि की मैंने करा इसको 1, इसको मान लेता हूं 2, ये मान लो 3 और ये कौन सा आपका 4। और उसके बाद जिनके बीच आपको बी निकालना है सबसे पहले उसको ले लो। तो स्टेज सेकंड का 20 जो है उसका अपन लिख रहे हैं सॉल्यूशन, तो उसमें जो ए और बी पॉइंट है पहले उनको लिख लो आप। अब देखो ए जो है ना इसका वोल्टेज ए और 1 तो एक ही है, तो ए के साथ 1 पॉइंट भी लिख सकते हो। साथ में देखो ये कनेक्टिंग वायर है और कनेक्टिंग वायर से जुड़े पॉइंट है उनकी वोल्टेज कैसे है, सेम होते हैं, तो 1 और 3 ये दोनों सेम ही है।
बी से चेक करो, बी से कौन सा 4 और 4 और 2, तो बी से कौन सा पॉइंट है 4 और इसके साथ दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है, यानी ये A1 3 सब एक ही हैं, B4 2 सब एक ही हैं। अब इन सबको अपन बारी बारी से जोड़ेंगे। तो देखो यदि इसको देखें आप, ये 3 हेनरी कितने 1 और 2 में है, 1 और 2, तो इसके बीच लगा दो ये 3 हेनरी। इसको चेक करो 2 और 3 में 3 हेनरी, ये 3 रहा, ये 2 रहा, लगा दो इनके बीच में भी 3 हेनरी। और फिर आप चेक करो ये वाला 3 और 4 के बीच में ना, तो 3 और 4 के बीच में, तो यहां पर भी एक इंडक्टर आप लगा दो 3 हेनरी। अब ये किस ऑर्डर में आ गए, समांतर क्रम में आ गए। समांतर में है तो इसका L इक्विवेलेंट कितना आएगा, L/3, तो L कितना 3/3, तो 1 हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद फिर देखो इस क्वेश्चन को, ये भी ऐसा ही है, ये आपका स्टेज सेकंड का क्वेश्चन 75 है। तो इसकी जैसे A और B में आपको पूछा है, तो बच्चे में जो पॉइंट है, मान लो इसको मैं कर दूं यहां पर 1, इसको मैं कर दूं यहां पर 2 और ये कर दूं मैं यहां पर 3, कर लिए। उसके बाद अब इसको सोल्व कर दें, तो सोल्व करेंगे तो देखो वापिस जिनके बीच आपको निकालना है, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर आपका 75 उसको देख रहे हैं हम लोग, तो उसमें A और B को पॉइंट को फिर लिख दो आप। और ध्यान दो, अगर ये A और B पॉइंट है तो A से यहां तो L आ गया, यहां से A से तो 3 और 2, तो जो A पॉइंट है उसी जैसा वोल्टेज किसका है, 3 का और 2 का है। उसके बाद देखो ये 1, B और 1 का सेम ही है, B और 1 का सेम ही है, तो A और B में फाइंड करना था। उसके अलावा अपने पास नंबरिंग थी 1 2 3 की, तो आपने क्या किया कि जिन पॉइंट के बीच आपको निकालना था L, वो पॉइंट आपकी A और B थी, लिख दिए, नंबरिंग करी 1 2 3, वो नंबर भी पॉइंट आपके आ गए। अब देखो कोई पॉइंट तो शेष रहा नहीं, तो अब क्या करते हैं, बारी बारी से इन सबको वापिस अपन करते हैं यहां पर एडजस्ट। इसको आ जाओ, देखो ये A और 1 में है, ये A रहा, ये 1 रहा, इसके बीच में एक इंडक्टर है कितना 4 हेनरी का, लगा दिया। अब आते हैं अपन इस वाले में, ये 3 और 1 में है, देखो ये 3 और ये 1, लगा दो यहां पर भी एक इंडक्टर कौन सा 4 हेनरी का। फिर यहां आओ 1 और 2 में, 1 और 2 में 4 हेनरी, ये 1 रहा, ये 2 रहा, यहां पर भी लगा दो 4 हेनरी। उसके बाद देखो ये हमारे पास 2 और B में 4 हेनरी, 2 ये B रहा और ये 2 रहा, यहां पर भी एक इंडक्टर लगा दो 4 हेनरी। किस क्रम में, सारे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में है तो इसका L इक्विवेलेंट फिर कितना L/4 आ जाएगा, तो 4/4 यानी 1 हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन अपन यहां लिखा है, ये है स्टेज सेकंड का या एग्जाम्पल 26, ये 26 एग्जाम्पल है, स्टेज सेकंड का 19वां क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। तो देखो आपको दे रखा है कि ये 3 प्रेरक है, इसकी L1 3 हेनरी है, L2 भी 3 हेनरी है, L3 भी कितनी 3 हेनरी है। पर ये कह रहा है कि अगर इन तीनों माध्यम भर दें अपन म्यू आर, तो जो L हम जानते हैं, आपको याद होगा कि किसी जो प्रणाली का थी उसका अपन ने L पढ़ा था, याद करो वो था म्यू नॉट n² इंटू वी। ये फ्री स्पेस के लिए अगर लिखे पर माध्यम का, तो म्यू आर इंटू कितना करेंगे, म्यू नॉट इंटू n² इंटू वी, तो ये तो फ्री स्पेस का है ना, तो म्यू आर इंटू क्या L नॉट, तो जो माध्यम भरा जाएगा उस माध्यम के भरने से उसका L आपका बढ़ जाएगा, और L बढ़ गया तो अब देखो कितना म्यू आर इंटू L हो गया, तो इसका पहले था 3, अब इसको माध्यम भर देंगे तो 18 हो गया ना, और फिर ये था अपने पास 3 माध्यम भरा, तो 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, तो बाद की कंडीशन में इसका हो चुका है 18, इसका हो चुका है 9 हेनरी, और इसका 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अब ये दोनों है समांतर क्रम में, तो समांतर में है तो इसका L इक्विवेलेंट कितना देखो आएगा, इसको ऐसे कर दूंगा L इक्विवेलेंट, देखो ये दोनों इसका समांतर एक बना लेंगे, फिर इसमें श्रेणी में तो इसका तुल्य कितना है, देखो 9 इंटू 18 समांतर होता है, रेजिस्टेंस दो प्रतिरोध समांतर में हो तो अपन निकालते हैं R इक्विवेलेंट कितना, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक इसी प्रकार से ये L1 L2 समांतर में है तो अपन क्या कर दें, इसका भी L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2, रेजिस्टेंस की तरह सही है, तो 9 इंटू 18 अपॉन कितना 27, ये इनका एक बन गया, प्लस कितना 6, अब 9 3 27, 6 3 18, तो 6 प्लस 6 12 इसका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे भी। तो अगला टॉपिक एक पॉइंट लेते हैं अपने इसमें, यह है एल आर दिष्ट परिपथ, यानी किसी एल और आर को, डेस का मतलब होता है श्रेणी क्रम, दिष्ट का मतलब हमने उसको डीसी से दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा हुआ है,
सेल या बैटरी से जोड़ दिया। तो इसमें दो चीज पढ़ेंगे, धारा वृद्धि और एक धारा का इसमें क्षय होगा। तो इसका परिपथ कैसे बनता है पहले उस पर अपन काम कर लें। तो देखो मान लो ये हमारे पास एक इंडक्टर है कोई, और ये कोई रेजिस्टेंस है, और इनको मैंने इस तरह से कोई अरेंजमेंट है वो दे दी, और ये कोई सेल है, ये लो साहब, ये L और ये R, ये सेल है, इसका वोल्टेज है E0। अगर पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी समय t पर इन दोनों के बीच संपर्क स्थापित कर दें, तो इनके बीच संपर्क स्थापित करेंगे तो L से इसका जुड़ाव होगा, और आप जानते हो जैसे इसको अपन ऑन करेंगे तो जो L होता है, L हमेशा धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। तो धारा पहले बढ़ती है तो उसका अपोज करता है, इसका मतलब धारा को बढ़ करके अधिकतम होने में कुछ समय लगेगा, तो उस समय धारा इसमें बढ़ेगी। तो देखो एक ध्यान देना, जो पहला अभी प्रोसेस अपन लिया नहीं वाला पहला, ये एक तरह से धारा वृद्धि की प्रोसेस है, करंट ग्रोथ की प्रोसेस है। और करंट ग्रोथ की प्रोसेस में जब इसको अपन सॉल्व करते हैं पूरी कहानी को, तो यहां I जो आती है किसी क्षण पे, वो आती है I0 इंटू 1 माइनस E की घात माइनस का RT बटा L। धारा की वृद्धि होते समय आपने अगर रेडियो एक्टिविटी पढ़ी हो तो वहां पे आप समझते हैं कि समय के साथ जो सक्रिय नाभिक है वो घटते हैं। तो पहले n बराबर n0 E की पावर माइनस का लैम्डा t, और फिर अपन निकालते हैं विघटित नाभिकों की संख्या डेल्टा n, वो होता है n0 माइनस का n। तो जहां वृद्धि होती है ना, तो वहां हम हमेशा 1 माइनस के रूप में इस प्रकार की इक्वेशन आती है। अब ये RT और L का पूरा यहां पर, अब ये जी मेन में तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं, नीट में अभी क्वेश्चन आया नहीं है, पर मान लो गलती से आ जाए तो अपन कह नहीं सकते, इससे थोड़ा सा इसको अपन पढ़ लेते हैं। तो धारा वृद्धि का ये इक्वेशन, अभी अगर दूसरा केस मैं और ले लूं साथ में ही, ये L और ये R, तो अब क्या हुआ कि धारा पहले इसमें 0 होती है, धारा फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी, कितनी होती है भी बात कर लेंगे उसकी। और ये मान लो यहां पे हमारे पास प्लस माइनस के रूप में E0 की बैटरी पहले जुड़ी हुई थी, यहां थी ना, तो इस L में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा स्टोर हो जाती है, धारा इसमें हो गई मैक्सिमम। उसके बाद हम क्या करते हैं, अचानक इसका संपर्क यहां से हटाकर इससे कर देते हैं, ये लो। अब जैसे इससे संपर्क करेंगे तो अब जो इसमें ऊर्जा संचित होती है वो फिर धारा के रूप में R से होते फ्लो करेगी, तो यहां ऊष्मा की या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि हो जाएगी, और थोड़े समय बाद ना इसके पास धारा रहेगी और ना ही इसके पास कोई ऊर्जा संचित रहेगी। तो ऊर्जा और धारा दोनों ही घट करके अंत में शून्य हो जाते हैं। अब देखो यहां धारा का क्षय हो रहा है, धारा का क्षय या धारा की कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो इसका I किसी क्षण पे इसमें ज्ञात करना हो तो आएगा I0 इंटू E की पावर माइनस का RT बटा L। अब देखो इसको अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर I0 और 1 माइनस E की पावर माइनस का T अपॉन टो। इसको भी लिखूं तो ये I बराबर हो गया I0 E की पावर माइनस का T अपॉन टो। ये जो टो है ना, ये होता है, यहां इसको अपन कहते हैं समय नियतांक, टाइम कांस्टेंट। तो अगर इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने पे हमारे पास जो इसका समय नियतांक आएगा, समय नियतांक, पहली बात तो ये है क्या, ये वह समय है, ये वह समय जिसके बाद अर्धायु में भी वहां पढ़ते हैं पर अर्धायु माध्य आयु, ये रेडियो एक्टिविटी की माध्य आयु जैसा ही है। तो माध्य आयु में अपन पढ़ते हैं ना, वृद्धि होते समय और कमी होते समय, जब कमी होती यानी इसमें माध्य आयु के बराबर समय में 63% का परिवर्तन होता है। बढ़ रहा है तो बढ़ करके 0 से 63 हो जाएगा, घट रहा है तो घट करके 100 से 63 घट के रह गया 37 रह जाएगा। तो वृद्धि होते समय तो कितना हो जाएगा, 0 से बढ़ करके 63% हो जाएगा। इसका मतलब धारा पहले शून्य होती है, पहले वाले केस में धारा वृद्धि में धारा पहले शून्य होती है, बढ़ करके यहां बढ़ते बढ़ते आपकी मैक्सिमम हो जाती है। तो वह समय जिसके पश्चात धारा बढ़ करके अपने अधिकतम मान का 63% हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं समय नियतांक। तुलना करने पे तो समय नियतांक जो 1/2 है, तो टो हमारे पास कितना L बटा R आ जाएगा, L बटा R।
अब मान लो कोई कॉम्बिनेशन वगैरह है, कुछ और है, तो वहां इसका अगर निकालना हो संयोजन का टो इक्विवेलेंट, तो L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और आप जानते हैं R इक्विवेलेंट और L इक्विवेलेंट यानी संयोजन जो R का और L का तो समांतर का ही होता है, इसलिए कोई बड़ा इश्यू नहीं आएगा, तो ये अपन कर देंगे। और इसका समय नियतांक देखो, यहां धारा कम हो रही है, तो पहले कितनी I नोट होगी इसमें धारा, घटते घटते वो 63% घट के कितनी हो जाएगी 37%। तो धारा वृद्धि होते समय धारा कितनी हो जाएगी, 0 से 63% हो जाएगी। और यहां घट करके 100 से घट करके 63% घट जाएगी, तो 37% शेष रह जाएगी। तो ये भी, और इसका भी समय नियतांक आपका कितना, कोई L/R ही है। तो धारा बढ़े अथवा घटे दोनों केस में आप इस प्रकार से इसका समय नियतांक याद कर लेंगे। अब सुनो भाई, इनमें जो इक्वेशन आपने लिख दी, उसके बाद मैं इसको यहां कर रहा हूं साफ। इक्वेशन दोनों आप याद कर लेना भी दोनों। और इसी के हम जो इक्वेशन थी उसमें आपसे कुछ बातें पूछ रहे हैं कि t बराबर 0 पर धारा अपन ज्ञात करें। यहां पर भी अपन t इक्वल टू 0 पर धारा ज्ञात करें। तो t इक्वल टू 0 पे धारा कैसे आएगी, देखो t 0 पे धारा अपन ज्ञात करेंगे, तो t 0 पे धारा देखो I बराबर I नॉट, और ये था अपने पास 1 माइनस R, और अगर ये नीचे इसको ले 1, इसको मैं ऐसे कर दूं 1 अपॉन ई की पावर RT अपॉन L, और t कितना देखो हो गया इंटू 0, ये सब 0 हो गया, 0 से गुणा करते 0 हो गया, और किसी संख्या की पावर 0 तो 1 आ गया, तो 1 अपॉन 1 1, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब धारा कितनी, 0 है। धारा 0 का मतलब t इक्वल टू 0 पर, t बराबर 0 पर L, ये ओपन परिपथ ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, सर्किट खुल जाएगा, तो धारा कितनी 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन करते समय जो L होता है ना, उस L को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से तोड़ देंगे, धारा इसमें फ्लो नहीं करेगी, और इसका प्रभावी प्रतिरोध एक तरह से अनंत हो जाएगा। कब, t0 पर, ये ध्यान देना है। LR परिपथों में t0 पर L को आप इस प्रकार से ब्रेक कर देंगे, तो धारा ज्ञात कर लेंगे। धारा हास होते समय t0 पे ज्ञात करेंगे, तो देखो I बराबर ये I नॉट e की पावर माइनस का कितना RT अपॉन L था, तो इसको भी आप यहां से नीचे ले जाओ, 1 अपॉन e की पावर R इंटू 0 अपॉन L, ये सब 0 1, तो एक तरह से धारा कितनी आपकी I नॉट है। तो ये धारा पहले 0 होती, धारा यहां पे कितनी I नॉट है। इसमें आओ फिर t इक्वल टू अनंत पर, तो अनंत रखिए इसको अनंत, ये अनंत, इसकी पावर भी अनंत होगी, 1 बटा अनंत कितना 0 आ गया, तो 1 माइनस 0 1 रह गया, तो धारा इसमें अब I कितनी हो गई, I नॉट, धारा है मैक्सिमम। इसका मतलब इस, और कितनी मैक्सिमम धारा है उसको देखो, और ये I नॉट है कितनी, देखो ध्यान देना, E नॉट अपॉन R है, E नॉट अपॉन R, और ये L पे डिपेंड नहीं करेगी। t0 पे धारा थी आपकी 0, और t इक्वल टू अनंत पे धारा कितनी बढ़ करके हो जाएगी मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम धारा जो होती है वो समय पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो फिक्स है आपकी अनंत वाले पर, E नॉट अपॉन R के बराबर है। यहां भी ज्ञात करोगे तो यहां धारा आपकी घट के 0 हो जाएगी। ध्यान देना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि t0 पर L ओपन परिपथ की तरह बिहेव करता है, और t इक्वल टू अनंत पर ये एक सिंपल कनेक्टिंग वायर के रूप बिहेव करता है। तो जो L होता है ना, उस L को अपन इस प्रकार से कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे, तो उसका रेजिस्टेंस कितना 0 काम में लेना है बस। अब इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस देखें, तो थ्योरी आपकी इससे ज्यादा वैसे काम की है नहीं, पर फिर भी अपन कुछ जो क्वेश्चंस दे रखे थे उनको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब जब भी इसी क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन में पहले ये पता करना पड़ करके कि धारा वर्दी वाला है कमी वाला है। वर्दी वाला है तो I इक्वल टू I नॉट कितना E नॉट अपॉन R है, और 1 माइनस इंटू आपका E की पावर माइनस RT अपॉन L लगाना है। धारा कम हो रही है तो I इज इक्वल टू I नॉट E की पावर माइनस का आपका RT अपॉन L, RT अपॉन L है वो लगा देना है। जैसे देखो क्वेश्चन आपका स्टेज सेकंड का 13, ये कह रहा धारा, यदि धारा का मान बढ़ करके स्थायी मान का इतना तक पहुंचने में, धारा बढ़ रही है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। धारा बढ़ रही है तो I इज इक्वल टू कौन सा I नॉट, और 1 माइनस कितना, ये आपका माइनस का RT अपॉन L लेंगे ना। तो अब देखो वर्दी में I क्या बोल रहा है, स्थायी धारा कौन सी I नॉट है, इसके 3/4 तक पहुंचने में तो I कितनी होगी 3/4 इंटू I नॉट बराबर कितना I नॉट, 1 माइनस E की पावर, माइनस को ऐसे कर दूंगा, देखो ये इसको T अपॉन A/2 कर दूं, अपन तो इसका निकाल लेते हैं। और तो पूछा आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, और T आपको दे रखा है 4 सेकंड, ये 4 दे रखा है,
4 कर दो इसको, ये लो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू कितनी 3/4 इज इक्वल टू देखो 1 माइनस और e की पावर माइनस का 4/2। इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, ये माइनस से प्लस हो गया ना, तो e की पावर माइनस का 4/2 बराबर कितना है 1 माइनस 3/4, 1 माइनस का 3/4 इक्वल टू कितना 1/4। इसको ऊपर नीचे ले लें ऐसे, माइनस की पावर है प्लस करना हो तो ये हो गया 1/e की पावर 4/2 बराबर कितना 1/4। अब ये इसके बराबर हो गया ना, तो एक्चुअली e की पावर 4/λ बराबर कितना हो गया 4। इसका अपन लें, अब लॉग ले लें, इसका लॉग लेंगे तो जहां e उसको उठा दो तो 4/2 बराबर, जहां e नहीं वहां e लगा दो तो ये हो गया आपका e की पावर लॉग e की पावर कितना 4, e लॉग e बेस 4, तो इसको 2 की पावर 2 कर दो तो 2 यहां ले लूं, लॉग e बेस 2 अपन जानते हैं, तो इससे 2 हमारे पास कितना 2 अपन निकालेंगे तो 4 अपॉन कितना 2 लॉग e बेस 2, तो ये इसका आंसर आपका 2 से 2 कट गया ना, तो 2 अपॉन लॉग e बेस 2 इसका आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर? तो इसको देख ले भाई। उसके बाद देखो यहां एक क्वेश्चन था, चलो उसको देख लेते हैं वापिस। क्वेश्चन है कि आर दे रखा 10 ओम, एल दे रखा 5 हेनरी वाली कॉइल 100 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, यू आपसे पूछिए। तो इसका मतलब जुड़ी मतलब परमानेंट जुड़ी है, तो धारा है वो अधिकतम मान तक है और उस धारा का मान है वो एल पे डिपेंड नहीं करता। तो धारा यहां जो आई नोट है ना मैक्सिमम धारा, तो आपकी ई नोट अपॉन आर है भाई। तो अब स्टोर्ड एनर्जी अपन निकालेंगे इसमें, तो यू हमारे पास देखो इसका कितना आएगा, यू बराबर a/2l इंटू आई नोट का स्क्वायर, ये 1/2l आई नोट के स्थान पे अपन क्या ई नोट अपॉन आर ले लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अच्छा फिर देखो ये एक एग्जाम्पल है 30 वाला और 31 वाला, वहां हमारे दे रखा एक कुंडली है, ये प्रणाली का है, क्या एक प्रणाली का दे रखी है, एग्जाम्पल 30 और 31, ये कोई इंडक्टिव कॉइल है, इसका L अपन जानते हैं म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, A इंटू एल होता है। ये कह रहा है कि ये प्रणाली का है, इसका है सेल्फ इंडक्टेंस L। अब इसने क्या कहा कि इसके 2 भाग कर दें अपन, 2 भाग कर दिया इसे, तो 2 भाग करने पे इसकी एक तो कॉइल ये बन गई और एक कॉइल ये बन गई। अब देखो 2 भाग करने पर इसका अनुप्रस्थ काट तो उतना ही रहा ना, n इकाई लंबाई में फिरूंगी संख्या उतनी रही, परंतु लंबाई जो है ना उसके ये 100 परिमाण गुणांक है वो लंबाई के समानुपाती है, और आधा आधा करने से इसका L/2 और इसका रेजिस्टेंस भी कैपिटल R है, वो होता है कितना ρL/A होता है ना, तो वो भी लेंथ पे डिपेंड करता है, इस तार की लंबाई पे डिपेंड करता है। जैसे काटेंगे तो लंबाई भी इसकी आधी हो रही तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखो कि इसका जो आपका समय नियतांक है टो, वो आपका था L/R, समय नियतांक L/R, इसलिए L/R की विमा भी कितनी सेकंड आएगी, कितनी आ जाएगी सेकंड। अब इसका अपन निकालेंगे ना टो इक्विवेलेंट, तो कितना आएगा वही L/2 R/2, तो इसका भी L/2 और ये आपका R/2, तो कितना टो ही तो आ गया ना, 2 से 2 कट गया, इसका भी उतना ही आ गया। अब मान लो ये कह दे कि इन दोनों को जोड़ दिया अपन ने समांतर क्रम में, दोनों जोड़ दिया अपन श्रेणी क्रम में, तो समांतर क्रम जोड़े तो भी L/2 समांतर में L/4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी R/4, तो भी उतना ही तो रहा ना। तो अगर हम एक कुंडली को इस प्रकार से तोड़ दें अलग अलग, इसके 2 बराबर भाग कर दें, इसके 3 बराबर भाग कर दें, इसके 4 अपन बराबर भाग कर दें, तो भी एक भाग का L इक्विवेलेंट हमेशा पहले वाले के बराबर ही आएगा। ठीक है, ये अपन कर लेंगे। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये वाला है, यहां कह रहा है कि 10 मिली हेनरी है, ये आपका RH है, ये 5 वोल्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि R इसमें बढ़ रहा है, यदि R नियत होता तो R बढ़ रहा है तो इसकी धारा घट रही है, धारा घट रही है तो अब L जो है वो घटने का विरोध करता है। इसका मतलब क्या करेगा, ये मुख्य धारा की दिशा में ही धारा करेगा प्रेरित। तो देखो अगर किसी क्षण कह रहा है कि R 10 ओम है, तो इसका R 10 ओम, ये R 10 ओम अगर लगा रखा है, धारा कितनी फ्लो करेगी इसमें, तो 5/10 यानी कितनी 0.1 एम्पियर आई। ये स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो किसी क्षण R 10 ओम है तो धारा कितनी फ्लो कर रही है, देखो बताओ
5/10 एम्पियर। पर इक्वेशन कह रहा है कि अगर इसका रेजिस्टेंस नियत होता तो आपका आंसर 0.1 एम्पियर ही हो जाता, पर कह रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, धारा घट रही है, धारा घट रही है, तो जो इंड्यूस्ड इसकी करंट आएगी मुख्य धारा की दिशा में आएगी और उस धारा के कारण नेट धारा है वो इस थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या 0.1 एम्पियर से कुछ ज्यादा आएगा। अगर ये ऐसा था ना कि आर कम हो रहा है तो कितना इसका पाठ्यांक आएगा, तो धारा कितनी हो जाएगी, यदि आर अपन कम करते तो धारा इसमें बढ़ती, धारा बढ़ती तो उसका पाठ्यांक आपका अलग आ जाता। ओके, थैंक यू।